जी मैडम। I'm provided with X-ray pelvis frontal projection of an adult patient in which I can appreciate there is marked left femoral head distraction, also involving the acetabulum. There is subcondylocency. I also can appreciate a fracture line causing femoral head mild anterior displacement. Contralateral head appears to be unremarkable. सर ये MRI और एक्सरे सेम पेशेंट के हैं? यस। अच्छा, ठीक है। Based upon the rest of the visualized bones appears unremarkable. Based on these findings, it's probably a case of avascular necrosis of the left femoral head on the basis of I'm looking for any evidence of trauma or any SA joint sclerosis, or although I cannot find any significant thing in this X-ray. Coming to MRI, I am provided with axial, coronal, pre and post contrast images. In the first row and in the second, I am also provided with T2. On the first axial slice, I can appreciate a few altered signal intensity area serpiginous within the left femoral head. On the consequent coronal images, bilateral femoral heads show abnormal signal intensities, predominantly hypoechoic, more on the left side. However, both heads are involved. Again, on the consequent T2 image, I can appreciate some peripheral hyperintensity and distortion of the femoral head. On the post contrast, PET set images. I can see a fracture line. No, sorry, I can appreciate a linear hyperintensity within the femoral head. Keeping in view, findings are consistent with bilateral avascular necrosis of the femoral heads based on the staging of MR. If it's according to FICAT, it would include stage 3 on left side and stage 4 on left side and stage 3 on right side. Next, I would like to correlate with history to take any NSAID related or any other risk factors. ओके, एक्सीलेंट डॉक्टर अंबर। मैडम, एमआर पे क्या स्टेज आपने दिया इसमें? सर लेफ्ट साइड पे मैंने फिकेट के हिसाब से बनाया तो ये स्टेज 4 नहीं, ही फिकट एमआर पे तो नहीं है ना, एमआरआई की मैं बात कर रहा हूँ पहले। सॉरी, स्टर्नबर्ग। यस, तो स्टेनबर्ग में कौन सी क्लास आपने स्टेज दी है मैडम? जी सर, स्टेनबर्ग में सर राइट साइड पे बनेगी स्टेज 3A और लेफ्ट साइड पे बन जाएगी सर स्टेज 4। मिचल में तो ABCD आता है ना मैडम? सर वो तो फिर 2ABC स्टर्नबर्ग में करते हैं।
असल वो उसके, अगर आप 3A कह रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या क्या सिग्नल बताना चाह रहे हैं? सर 3A में हमारे पास आ जाती है ना अर्ली क्रेसेंट आ जाती है, साथ थोड़ा नहीं ऑस्टियो। नहीं, नो नो, जो जो MR के सिग्नल है ना मैडम, उसमें 4 चीजें होती हैं जो हम बताते हैं। स्टेज स्टेज जो है ना, स्टेज A, सर ये B, नीचे है। यस, C एंड D, ठीक है। अच्छा ये तो मुझे नहीं जो याद। जी स्टेज ठीक है। A है मैडम, वो जो है ना फैट, अच्छा अच्छा ठीक है फैट के सर, सिग्नल ठीक हमने ठीक ठीक बताने ठीक होते हैं, ठीक ठीक ठीक, अब ठीक है। मुझे ये याद आ गई, B मैं मिक्स में कर दी थी। ब्लड। ब्लड, हाँ जी। ब्लड, ठीक है। ठीक हो गया। C सी में, में फ्लूइड। और चौथी में फाइब्रोसिस। स्क्लेरोसिस, ठीक है, स्क्लेरोसिस। फाइब्रोसिस। जी अब जी आप मुझे सर। बताएं कि T1 T2, ये T1 है, जी ऊपर वाला T1 है, नीचे वाला T2 है। ये T2 है। अब आप जी सर। देखें कि T1 T2 पे दोनों साइड्स पे कैसे सिग्नल आ रहे हैं। सर काले ही आ रहे हैं, तो ये डी में चला जाएगा। शाबाश, ये D वाली स्टेज जो जी D सर। है वो आ जी गई, सर। ठीक है, मिचेल स्टेज D, ठीक है। अच्छा सर ये एमआर की स्टेज है, तो जो वो करते हैं 1 2 3 4 जिसमें हाँ फिकेट आती है, वो एक्सरे की है। हाँ, यस, वो स्टेनबर्ग है, वो स्टेनबर्ग है। वो वो पहले एक्स। फिकट होती थी, लेकिन वो अब नहीं की जाती, ठीक ठीक हो है। गया, हमने यही याद फिकट करनी है एमआर। हमने सर स्टेनबर्ग का, टेस्टिंग तो हमने यही मिचल्स वाली बोलनी है ना, ग्रेड करके एमआरआई ये दिया हुआ। दोनों दोनों अच्छा देखे ना, स्टर्नबर्ग और मिचेल्स, ठीक है। एक्सरे के ऊपर हमने स्टेनबर्ग बोलनी है, ठीक हो गया। MRI के ऊपर हमने मिचेल बोलनी है, ठीक है। जी सर ठीक है। तो MR पे तो ये स्टेज D आ गई, मिचेल में स्टेज D आ गई, ठीक है। और एक्सरे पे मैडम क्या मिला आपको? स्टेनबर्ग कौन सी ये स्टेज है इसकी? क्योंकि वो एंड पे स्टेजेस ही पूछते हैं, फिर ही फाइनल होगा ना केस हमारा, सर कंक्लूड होगा केस एक्सरे जब के तक हम स्टेजेस नहीं बताऊं? बता। यस मैम, जी जी। ठीक है सर। सर एक्सरे पे अब अगर स्टर्नबर्ग। ये कोलैप्स हो गया ना, ये आपको देखें कि ये कोलैप्स लेफ्ट स्टिक्लिरोज साइड जो पे है ना, नहीं, राइट साइड पे। ये लेफ्ट साइड राइट। पे जो है जी जी ये सर, लेफ्ट कोलैप्स साइड है। पे तो कोलैप्स हो गई, तो लेकिन डायरेक्टली राइट स्टेज। साइड पे जो है वो इसकी थोड़ी सी सिक्लिरोसिस इसमें आ रही है, थोड़ी सी जी वाइट ये पन जो वाली। सिक्लिरोटिक इसमें थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन ये कोलैप्स नहीं है। जी सर। तो अब आप इसको किस में एंटर करेंगे, जिसमें हेड कोलैप्स हो जाता है? सर स्टेज 4 में। एक्सीलेंट। और जिसमें बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ है, बस थोड़ी सी सिक्लिरोसिस है, सर वो स्टेज 3A में भी डाल सकते हैं और 2B में भी। 2 में, 2 में, ठीक है ठीक है। सर। ठीक है। हाँ, जो 3 होता है ना, 3 में हमेशा याद रखें कि क्रेसेंट वो आ जाती है। एक क्रेसेंट आती है। जी सर ठीक है। अच्छा, अगर 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 मैं अगर स्टेज 5 होती तो सर उसमें फिर क्या हो? ऐसे टेबुलम भी इन्वॉल्व हो जाता और खत्म हो जाता। डिस्ट्रप्शन हो जाती सारे के सारे फेमरल हेड की, साथ जॉइंट स्पेस की, साथ सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिक वेरी गुड। चेंजेस आ जाती हैं। एक्चुअली जो है ना, ये जो है ना 4 तक जो होता है ना, वो AVN की चेंजेस आती हैं जी। 4 तक। जो 5 एंड 6 है ना, ये दो दो कंपोनेंट जो है इसमें, ओस्टियो, उसमें आर्थराइटिस। हाँ जी, ओस्टियो अर्थराइटिस सेकेंडरी की चेंजेस आती हैं, ठीक है। उसमें फिर क्या होता है कि जॉइंट स्पेस नैरो हो जाती है, ऐसी टेबुलम भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। और 6 में फिर और ज्यादा ये बिल्कुल स्पेस खत्म हो जाती है, और ठीक है, ये एडवांस स्टेज हो जाती है उसमें। तो ये दोनों जो हैं, ये एक रिवीजन की है हमने कि स्टेनबर्ग को कैसे हमने बताना है, और मिचेल्स मिचेल को। को कैसे देखना है, ठीक जी है। सर। मिचेल को ABCD, और स्टेनबर्ग को, 1 2 3 ठीक है। 4। और स्टेज 3 हमेशा याद रखनी है, और 4 में जब भी आपको कोलैप्स मिले हेड, तो हमने 4 कहना है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, तो जब हेड की पूरी शेप ना बरकरार रहे तो हमने 4 बोलनी है। चलिए, एक्सीलेंट डॉक्टर अंबर। तो थैंक इसमें यू। तो राइट वाले में क्रेसेंट आ रहा था ना, तो राइट तो 3 थी ना। नहीं, क्रीसेंट नहीं आ रहा मैडम,
क्रिसेंट नहीं Leo. उसको भी नहीं। कोलैप्स ही फोर्थ में ही डालेंगे। नहीं ठीक है। फोर्थ जो है ना हेड तो ठीक है, लेकिन बस थोड़ी सी स्क्लेरोसिस आ रही है। ठीक, सही है। ठीक है, हाँ जी। सर और एग्जाम जो क्रीसेंट साइन है, वो जो क्रीसेंट सी रेडियोल्यूसेंसी है, वो फ्रॉग लेग व्यू पे ज्यादा अच्छी नजर आती है। और हर केस में आपको रेडियोल्यूसेंट लाइन नहीं मिलेगी। ठीक है, कि हम सिर्फ इसी को ही ढूंढते रहें हर केस में कि हमें वो रेडियोल्यूसेंट लाइन मिले। ये माइक किसका ऑन है? अच्छा डॉक्टर नईम, इसका ट्रीटमेंट बता दें, बायलैटरल अगर एवियंस हैं तो। अच्छा, अब जो फर्दर है मैडम, इसमें सम टाइम जो है इसकी ये सर्जरी ही की जाती है। तो सर मोटा इसमें मोटा ये है कि स्टेज 1 और 2 में मेडिसिन ठीक है, और 3 और आगे 4 में सर्जरी। ठीक ठीक है ओके, बस। पहले तो हम इसका कॉज रूल आउट करेंगे ना, कि अगर कोई जी, स्टेरॉइड जिस तो नहीं वजह ले रहा से इस तरह की हो रही है। अगर कोई है कॉज तो ठीक, हमें पता चल गई है। तो अगर नहीं है तो 1 और 2 में वही मेडिकेशन करेंगे, और 3 और 4 में हम फिब्युलर ग्राफ्ट जो लगा देते हैं यस वो लगा देंगे। जी जी बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन ये है कि एग्जाम में ना फिकेट और मिचल्स उन्होंने सुनी थी, तो फिकेट अब क्या है, ऑब्सोल्यूट हो गई है, वो ना करें मजीद? यस, 2017 से पहले फिकट थी, अब नहीं है। ठीक है, अब स्टेनबर्ग है, अब फिकट नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ, वो कोई ऐसी बात नहीं है, आप बता दें उन्हें के साथ जो है, आप वो स्टेनबर्ग ही है लेटेस्ट जो है। तो उस हिसाब से मेनली तो ये है कि हमको आ ही नहीं रहा होता ना फिकट ना स्टेनबर्ग, कुछ भी नहीं, हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, जिस वजह से इशू बनता है। बस हमें ये देखना चाहिए कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या आया है। उन्होंने अब मेरा ख्याल है स्टीनबर्ग में 3A 3B इस तरह करके बना दिया। अगर मोटा मोटा बताएं तो यही बता दें कि सर अब उन्होंने डिफरेंट कर दिया, 3A 3B बना दिया, जबकि फीकैट में ऐसी नहीं थी। नहीं, स्टेनबर्ग में भी 3A 3B तो नहीं है मैडम। सर 3A 3B नहीं है उसमें, नो, स्टीनबर्ग में तो मैंने है। आज ही देखा है, नहीं स्टेनबर्ग मैडम, में तो 0 नहीं है। 0 1 2 0 3 4 1 2 5 3 6 तक 4 है, 5 6 और मिचल्स में जैसे सर ने बताया ABCD वो है। अच्छा ठीक है, चले क्या बार डिफरेंस इसको है फिर इन दोनों में? देख भी लेंगे हम इसे। डॉक्टर आयशा मैडम, ये आप केस ले लें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। I am provided with X-ray of knee joint of skeletal immature patient frontal projection, in which I can see there is a bone density appears normal. Both medial and lateral tibiofemoral joint space appear normal. However, there is a loosened line is noted on the medial femoral condyle, which is lined by a translucent line all around. A fragment of bone is noted adjacent to tibial spine, and however, it is not completely detached or loose fragment is not seen. Apart from this, I cannot see any calcifications in the joints and any no soft tissue swelling, no. So I would like to proceed this with the MRI of the patient to see this loose fragment is the cartilage with the articular cartilage with the, with the subchondral bone or not, to grade it and to further proceed it. So my diagnosis is the osteochondritis dissecans, this fragment, and as it's always involved the mostly medial femoral condyle. It's the mostly likely site of this. So osteochondritis dissecans, and next proceed with MRI, on which this appears as a fragment line by loosened line when we see in face.
And if we see it is on a on profile lateral, you've seen as a pit. So next, that's all. Further like to proceed with MRI to see its staging. ओके मैडम, It's great. नाइस, वेरी गुड। मैडम इस एक्सरे पे आपको क्या मिला है? इस एक्सरे पे आप बता पाएंगे कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं, एक्सरे पे तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये अब पूरा डिटैच नहीं हुआ है। जो डिफेक्ट है वो थ्रू एंड थ्रू कार्टिलेज एंड बोन के अतराफ नहीं है, वो लूज डिटैच फ्रेगमेंट नहीं मिल रहा है इसमें। ये एक्सरे के ऊपर इस स्टेज के ऊपर हम नहीं कह सकते कि ये डिटैच है या नहीं है, ठीक है? ठीक है। मे बी ये अपनी पेरेंट बोन के पास ही पड़ा हो, लेकिन इसका कोई कनेक्शन ना हो, या मे बी इसका कनेक्शन हो। एक्सरे पे हम रिलायबली एक ही कंडीशन में अनस्टेबल कह सकते हैं जब ये पीस यहाँ से यहाँ आ गया हो, अलहदा हो गया हो, ठीक है? अदरवाइज हम या इसकी पेरेंट लोकेशन के ऊपर हम इसके साथ जो है ना वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हम नहीं बता सकते कि ये स्टेबल है या स्टेबल नहीं है, ठीक है? हम एक ही सूरत में बता सकते हैं कि ये अनस्टेबल है अगर ये यहाँ से यहाँ आ गया हो, ठीक है? इससे डिटैच होके सेपरेट होके जॉइंट कैविटी के अंदर आ गया हो, तो फिर हम कह सकते हैं रिलायबली एक्सरे के ऊपर कि ये अब एक अनस्टेबल लीजन है, इसके लिए हमने सर्जरी करनी है। अब हमें एमआर करवाने की जरूरत नहीं होगी फर्दर, ठीक है? इस स्टेज के ऊपर अब हम एमआर के ऊपर जाएंगे, ठीक है मैडम? अच्छा, फर्ज करें मैडम अब आप एमआर के ऊपर चले गए हैं, तो क्या चीजें हमने देखनी होती हैं एमआर के ऊपर, किस सीक्वेंस पे हमने देखना है और क्या देखना है स्टेबल और अनस्टेबल को देखने के लिए? हमने इसमें देखना है कि जो डिटैच कार्टिलेज है उसमें सबकॉन्ड्रल बोन पार्ट भी है या नहीं, एंड वी हैव टू सी द सिग्नल्स के एमआरआई पे जो है उसका वो एमआरआई पोस्ट गैप पे जो होगा ना वो हाई सिग्नल आएगा, T2 पे हाइपर किस सीक्वेंस पे मैडम, कौन सा सीक्वेंस हम देखेंगे? एक तो T2 पे हाइपर इंटेंस और T2 पे हाइपर इंटेंस आएगा ना, T2 या स्टार, और ये स्टार पे हम ये सीक्वेंस हम लेंगे T2 और स्टार, ठीक है? अब इस पे हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो बोन मैरो वाला सिग्नल हमें नहीं मिलेगा, वो डिटैच पार्ट होगा, तो वो हमें इससे पता चल जाएगा कि स्टर पे भी हमें बोन मैरो वाला सिग्नल नहीं होगा, हमें वाटर एडिमा ये वाला सिग्नल आएगा, हाइपर इंटेंस आएगा। अच्छा, इसमें ना मैडम ठीक है आपने बताया, हमने 4 चीजें बेसिकली देखनी होती है अच्छा T2 के ऊपर, ठीक है? अगर इनमें 4 में से अगर एक भी आपको मिल जाए तो आपने इसको अनस्टेबल कर देना, ठीक है? नंबर वन, अगर आपको ये जो सेगमेंट है, ये फर्ज करें ये डिटैच है और ये पेरेंट बोन है, ये दरमियान में रेडियोलूसेंट लाइन नजर आ रही है ना, अगर एमआर के ऊपर आपको ये वाइट मिल जाए, फ्लूइड के सिग्नल दे दे ये वाली लाइन, तो हमने कहना है कि ये डिटैच हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ये जो मैंने लाइन मार्क की है रेडियोलूसेंट जिसमें फ्लूइड सिग्नल आ रहे थे, अब अगर इसमें फ्लूइड की बजाय आपको सिस्ट मिल जाए, ठीक है, सिस्ट मिल जाए और कोई सिस्ट मोर देन 5 mm मिल जाए, ठीक है, तब भी आपने कहना है कि ये जो लीजन है ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। नंबर 3, ठीक है, अगर आपको ये जो बाहर कार्टिलेज है, ये जो बाहर कार्टिलेज है, इसके अंदर कोई आपको हाइपर इंटेंस फ्लूइड वाली एक लाइन मिल जाए, ठीक है, तो हमने फिर भी कहना है कि ये अनस्टेबल लीजन है। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज ये है कि अगर आपको इसी कार्टिलेज के अंदर कोई सिस्टिक लीजन, कोई सिस्ट मिल जाए, तो फिर भी हमने कहना है कि ये अनस्टेबल लीजन है। 4 चीजें हो गई। कोई इनमें से एक भी आ जाए तो हमने अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना है, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज ये बताएं मैडम, ये जो मैंने 4 चीजें बताई हैं, ये अडल्ट पेशेंट और बच्चा दोनों पे क्या अप्लाइएबल होंगी?
बच्चों और बड़ों के लिए फिर क्या इनमें फर्क होता है इनको देखने के लिए? नहीं, मुझे नहीं पता इसका। ओके, इसमें ये होता है कि बच्चों ने क्योंकि ठीक हो जाना होता है ना, उनकी हाँ। ग्रो बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही होती है, और इसलिए जो बच्चों में ये क्राइटेरिया इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। बड़ों में ये क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है, सही। ठीक है। बच्चों में काफी ज्यादा सिस्ट भी मिल जाए और वो 5 mm से बड़े बड़े भी हो जाए ना बच्चों में, तो हमने उसको स्टेबल बना देते हम उसे, क्योंकि वो बच्चा है, ठीक है। बेसिकली तो स्टेबल अनस्टेबल का मतलब यही होना है कि फर्दर हमने इसको मैनेज करना है, उसको मैनेज करना है कि सर्जरी करनी है या कंजर्वेटिव मैनेज करना है, यही इसका बनाना है ना। कि मेन तो हमने एंड रिजल्ट यही निकालना है कि इसके मैनेजमेंट पे ये फर्क पड़ना है। तो जो अनस्टेबल होती हैं उनमें फिर वो ड्रिलिंग करके इस लीजन को उसके साथ अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है, सर्जरी की जाती है बाहर। और जो स्टेबल लीजन होती हैं उसको कंजर्वेटिवली रेस्ट दी जाती है, इंसर्ट दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ महीने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही कोई मोबिलिटी वगैरह नहीं करवाई जाती। तो ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। तो होम टेकिंग पॉइंट ये है मैडम कि बच्चों में ये क्राइटेरिया इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। बच्चों में ये चीजें इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टली हम इसको नहीं देखते, लेकिन अगर अडल्ट पेशेंट है तो उसमें हम बहुत स्ट्रिक्टली इसको लेते हैं। अडल्ट में तो 4 में से एक चीज भी आपको मिल जाए तो आपने जल्दी से कहना कि ये अनस्टेबल है, लेकिन बच्चों में ये चीज स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो बाकी आपने बता दी कि इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहली जो स्टेजेस होती हैं उसमें कंजर्वेटिव मैनेज करते हैं, और आखिरी जो 3 और 4 जो स्टेज होती है उसमें हम सर्जरी करते हैं। तो बाकी मैडम इसकी ट्रॉमा की काज ही होती है, ठीक है। अगर हम इसको सर्जरी करके ये जो लूज फ्रेगमेंट है, अगर हम इसको सर्जरी नहीं करेंगे तो वियर एंड टियर जॉइंट में शुरू हो जाएगा और ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। गड़ा बन जाएगा ना जोड़ के अंदर, तो वो फिर ठीक नहीं है। ठीक, थैंक यू सर। वेलकम मैडम। डॉक्टर वकार सर ये केस आप ले लें। एक्सरे कॉन्ड व्यू ऑफ सर फुट है या हाथ है, ये नहीं समझ लग रही। फुट है, फुट है, ठीक है। एक्सरे कॉन्ड व्यू ऑफ फुट is provided in which I can appreciate that second metacarpal head is wide and there is subarticular erosion and joint space is mildly increased. Moreover, there is also periartic सर वर्ड नहीं माइंड में आ रहा है erosions के लिए कॉर्टिकल इरेगुलरिटी है, वो तो है मैडम, कॉर्टिकल इरेगुलरिटी तो है इसमें सारी। moreover there is mild osteophyte formation of the proximal second phalanx. Bone density is mildly reduced. ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस सर, जी ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस। Rest of the bones appear unremarkable except mild reduced density. Based on the imaging findings, it can be osteochondritis of the second metacarpophalangeal joint. नेक्स्ट सर इसमें MRI नेक्स्ट
जी सर। डॉक्टर वकार, MRI पे आप क्या फर्दर देखना चाहेंगे? सर सर अगर सिग्नल चेंजेस देख, वैसे जरूरत तो नहीं है इसमें, एज इट इज ही। मसलन क्या मतलब आप इसमें अभी डाउट में हैं? नहीं सर, ये क्लियर है, ओके, मतलब इसमें इसका जरूरत तो नहीं है नाम क्या है? हमारी। इसको क्या एपोनिम क्या है इसका? इसका नाम होता है ना। अच्छा सर, वो फ्रेबर्ग एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, फ्रेबर्ग शाबाश। डिजीज। ये बेसिकली है क्या? ये क्या होता है इस पे? ये इसको एवीएन भी तो कह सकते हैं ना हम। सर ये सेकंड वही जो है इसका हेड का जो है ना, वो एवियन हो जाता है। हाँ सर मेनली सेकंड या थर्ड जो है ना, दोनों का ही चांस होता है, सेकंड और थर्ड दोनों का हो सकता है। ठीक है, तो फिर फर्दर इसमें क्या करेंगे? सर इसमें एमआरआई करवाना पड़ेगा। मसलन इन्वेस्टिगेट, इसको फर्दर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिहाज से MR पे तो करवाएंगे ना, कि इस पे हम अगर डाउट में हैं, आप इसलिए कह रहे हैं ना कि फर्दर फिर MR करवाएंगे। मतलब इस पे अगर आपको मिल गई एक लीजन तो आप, तो फिर आप उस पे इसी पे रहें, MR की जरूरत नहीं है। और ये खुद ब खुद ही इसने ठीक हो जाना होता है। सर उसमें हम सिग्नल चेंजेस वगैरह नहीं देखेंगे? वो तो तब देखेंगे ना डॉक्टर वकार, जब आप इस पे डाउट में हो, एक्सरे पे अच्छा आप सर, डाउट अगर में हो। अच्छा वो सर यस, वही केस है कि अगर कोई फ्रेगमेंट सेपरेट होता है तो फिर बात उस पे जाएगी, एमआरआई पे वरना नहीं। नहीं, आप अगर इस पे अगर डाउट में हैं, आप इसमें आप देखें कि कोई भी और जो बोन है उसका जो हेड है वो इस तरह लिटिक स्क्लीरोज और जी जॉइंट सर। स्पेस की इतनी वाइडनिंग, और फिर साथ में क्लिनिकली भी ये बच्चा जो है जी ये जी सर, प्रेजेंट किया होगा, तो वो नहीं है। बिल्कुल। तो ये मेरा मत आपसे ये क्वेश्चन है कि ये है तो एवीएन ही, तो फिर इसको एवीएन ही कह दें। ये इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया जितनी भी ये ऑस्टियोकोंड्रोसिस है? ये जो एक्चुअली है ना, ये है बेसिकली एवीएन ही होता है। जी तो जी सर, है लेकिन तो। ये क्योंकि जिस बंदे ने इसको वो डायग्नोज किया होता है ना पहली दफा, अच्छा ये वो साइंटिस्ट ओहो, के अच्छा नाम सर, से, आप ये और वो, पूछना चाह रहे हैं, ठीक है ठीक। यस, तो वो उसी के नाम पे ये चीजें रख दी जाती हैं डेफिनेटली सर, रेडियोलॉजी वो तो में। जी जी जी, ये बहुत ज्यादा ये नाम रखे गए हैं। तो जी है तो सर। ये बेसिकली ये भी है नहीं। तो मोस्टली ट्रामा होता है, मोस्टली काज इसकी। तो इसके अलावा भी एवीएन की क्या काजेज होती हैं? और सर एवीएन में सर वही एनसेड्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूजेज है। जी, चलिए, जी सर, शाबाश। वैसे ये एपोनिम्स जो है ना सर, अब डिस्करेज कर रहे हैं, मतलब अब आजकल तो ये एपोनिम्स के अगेंस्ट हो गए हैं कि इन बंदों के नाम पर नहीं होने चाहिए। बस ये चीजें चलती आ रही हैं ये। सर इसमें ये जो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है ना, इसका बेस उसमें भी एवीएन है ना, वो भी थिन, उसकी वो जो बेस है प्रॉक्सिमल फेलिंग्स भी है ना इन्वॉल्व, यही इसी मेटाटार्सल का ही जो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स का बेस भी इन्वॉल्व है ना। नहीं मैडम। सर उसमें बोनी आउटग्रोथ्स जैसे ऑस्टियोफाइट लाइक थोड़ी थोड़ी बन रही हैं जिस पर, और तो ये तो क्या कहेंगे, जो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे भी तो आ रहा है ना, ये भी एवियन ही कहेंगे। आप मार्क कर देंगे मैडम? मार्क तो मुझे नहीं समझ आया। ये सेकंड मेटाटार्सल है ना, इसकी सामने इसकी जो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है, इसकी बेस देखें, उसकी बेस बेस तो ऑफ, मैडम हाँ अब ये इस ये प्रोक्सिमल फेलिंग्स है। हाँ तो ये नहीं लग रही, ये भी तो वैसी लिटिक थिन नहीं 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 डेंस। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं जी, नहीं है वहाँ पे मैडम। कुछ भी नहीं है, बस ये फ्राइबर्ग होता ही सेकंड मेटाटार्सल पे है। यस यस। नहीं फाइबर के अलावा मतलब हम उस बोन को देखें तो उसमें कुछ भी नहीं है, ये कह रही हूँ। नॉर्मल है मैम, नॉर्मल है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, लेकिन मेटाटार्सल की हेड का डॉक्टर सका, किसी ने ये डॉक्टर नहीं, सका, पिछला केस कीजिएगा जरा। जी साकिब, ये हेलो, वाला एक ये मिनट, नहीं, इससे अगला, इससे अगला, ये हाँ नहीं, इससे अगला जो थर्ड लास्ट टाइम किया ओसीडी वाला जो था, फाइबर वाला। जी जी। अच्छा डॉक्टर प्रकाश, डीडी क्या है इसमें, इस केस में आपका?
सर डीडी में सर एवीएन है सर। सर ट्रॉमा आ सकता है या तो, क्योंकि इसमें वो सब कॉन्ट्रल जो लिसेंसी है उसमें हाइपर उसमें एक डेंसिटी भी आ रही है, तो वो ऐसे भी लगता है जैसे ट्रॉमेटिक भी ना हो। और सर एक सिंगल चोंगे जॉइंट इन्वॉल्व है, तो इसमें सर वो डाल सकते हैं जब सर डीडी इंसफिशिएंसी फ्रैक्चर। जी वैसे नहीं आता इंसफिशिएंसी फ्रैक्चर, वो मिड शेफ्ट को मेनली इन्वॉल्व करता है सर, एपिफाइसिस वगैरह को नहीं करती होती इंसफिशिएंसी फ्रैक्चर। सर इसमें कोई डीडी आएगा ही नहीं मेरे ख्याल से। ये मेन, इसमें कोई डीडी नहीं है, ये डायग्नोस्टिक है। जब आपको चीज एक मिल जाए तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आपको ये बोलनी है, कोई जरूरत नहीं है मार्किस, आपको मिल गई है, आपको कोई डीडी नहीं है और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, करना भी कुछ नहीं है आपने। या हो कि आपकी ट्रीटमेंट चेंज हो जाए या आप कुछ और चीज सोच रहे हैं जिसको आप रूल आउट करना चाह रहे हैं एमआर या सिटी पे जाके, तो फिर अदरवाइज नो नीड। जी सर ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा वकार, एक और क्वेश्चन है आपसे। फर्ज करें ये जो पेशेंट है इसकी जो एज है वो 30 साल है, अब आप इसको क्या कहेंगे? इसी चीज को अब आप क्या कहेंगे? सर 30 साल मतलब कि यंग बंदा है, तो सर आर्थराइटिस में डाला जा सकता है, सेप्टिक आर्थराइटिस फिर नहीं यंग को नहीं, देखते हुए। नहीं अच्छा। अब हम इसे एवीएन कहेंगे। ये जितने एपोनिम है ना, ये 10 से 12 साल की एज में है, ये याद रखना है आपने। हमने ये जो हम नाम दे रहे हैं ना, ये परथिस हो गया या ये फ्राइबर्ग हो गया, कोहलर हो गया, ये जितने एपोनिम है ये यंग बच्चों में है। यंग बच्चों में ये देखा गया है कि यहाँ यहाँ ये एवीएन हुआ और उसको एक नाम दे दिया इन्होंने अपना एपोनिम, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि परथिस है, 10-12 साल की उम्र होगी, क्लोज नहीं है ग्रोथ प्लेट, तो हम उसे तभी परथिस कहेंगे। अगर पेशेंट की ग्रोथ प्लेट फ्यूज है तो फिर हम परथिस नहीं कहेंगे, फिर हम एवीएन कहेंगे। अच्छा सर, यानी कि 3rd ईयर में हम इसको एवीएन यस बोलेंगे। यस 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 डॉक्टर साहब, मेरा मतलब यही कहने का है कि बच्चों में जब तक ग्रोथ प्लेट फ्यूज नहीं तब तक तो हम ये कहेंगे, उससे जो ही एज बढ़ गई, ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो गई, तब ये एवीएन हो गया, ठीक है। डॉक्टर जका सर, ये केस आप ले लें। जका भाई। हेलो जी जी हेलो, हेलो, आवाज आ रही है ना जी नहीं भाई? जी जी आ रही जका भाई। अच्छा, ये दिस इज प्रोवाइडेड विद सीटी स्कैन sagittal view of the thoracolumbar spine. There are I can appreciate a multiple erosion of the inferior end plates of multiple thoracic vertebra, और ये इसकी थोड़ी सी मुझे स्क्लेरोसिस भी लग रही है, and mostly marked at the inferior end plates है, and rest of the vertebral bodies appear normal. तो इसको हम इसका क्या नाम होता है, इसका जो एवीएन इसका होता है, स्किप कर गया मेरे माइंड से, लेकिन इसको हम श्योरमैन डिजीज में डाल सकते हैं। ये एक्सीलेंट श्योरमैन डिजीज में ना जी? यस जी तो श्योरमैन डिजीज, यस। उसका कुछ क्राइटेरिया होता है श्योरमैन में। एक तो आपने बताया कि एंड प्लेट की इरेगुलरिटीज है, इसके अलावा जका भाई और क्या बातें होती हैं? तो 2-3 और चीजें भी होती हैं। स्मॉरल नोड्स होते हैं ना इसमें, स्मॉरल नोड्स जो एक्सीलेंट। कहते हैं। ये बेसिकली एक्चुअली इसमें जी, अगर जी। हम एमआर करवाएंगे ना तो ये जो आपको ये स्मॉरल नोड ही मिलेंगे, ठीक है, ये वाले। अच्छा और अच्छा, ये और वाली, इसमें yes, exactly. और इसमें एंटीरियर वेजिंग है, एंटीरियर वेजिंग है। आप अच्छा, देखें ना पीछे से वर्टिब्रा गया। थोड़ा सा उसकी हाइट जो है वो प्रिजर्व्ड है, लेकिन एंटीरियर वेजिंग हो रही है। इंटीरियर ठीक है? लॉस ऑफ हाइट है, जी हाँ। यस जी यस, हाँ, जी ये हाँ, जी एंटीरियर वेजिंग हो रही है और ये काइफोसिस हो रही है ना, थोरेसिक काइफोसिस, इसको जी जुवेनाइल काइफोसिस जी भी जी। कहते हैं। और इसमें अच्छा, ये ठीक ठीक। कंटिगुअस मोर देन 3 वर्टिब्रा का इन्वॉल्व होना जरूरी है कि ये जो एंड प्लेट इरेगुलरिटीज
और शुमोरल नोड फॉर्मेशन और एंटीरियर वेजिंग, ठीक है। तो इसमें मोर देन 3 वर्टिब्रा का इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो फर्दर फिर इसमें क्या करते हैं? MRI करेंगे ना एक तो फर्दर रेडियोलॉजिकल यस, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ना। ठीक है, ठीक है। जी जी हाँ। और फर्दर ट्रीटमेंट वाइज क्या करेंगे? ट्रीटमेंट तो इसकी सच मेरे ख्याल में ये भी कंजर्वेटिवली मैनेज किया जाता है मेरा ख्याल है। हाँ जी, इसमें ना ज़का भाई ये जो काइफोसिस है ना, इसकी बेस पे जी कि जी। कितनी काइफोसिस है, 50% तक है, अच्छा 50 to 70% तक है, या मोर देन 70% है, ठीक है। उसी बेसिस पे हम इसकी अच्छा मसलन ट्रीटमेंट करते हैं। मेरा ख्याल है कि 50% अच्छा जो है ना, मैंने पढ़ा देखा था लेकिन अब जहन में नहीं आ रहा, 50% तक जो है ना वो कंजर्वेटिव ही रखते हैं। और अच्छा 50 to 70% तक इसमें कोई ब्रेसिस वगैरह यूज करते हैं, और मोर देन 70% में सर्जरी करते हैं। अच्छा ठीक more है, than 70%, ठीक हो हाँ यही है, यही जो मैंने सही बताया ना सही। ऐसे ही है। और जी ये इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, ये ठीक हो जाते हैं पेशेंट। अगर अच्छा लेस अच्छा देन अच्छा 50% है तो उसमें तो फिर कुछ भी नहीं करना होता, हम्म। ये फिर ऑटोमेटिकली ये चीजें। कंजर्वेटिवली मैं समझ। यस 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 यस। अच्छा ये ठीक जितने भी एवियन है ना, एवियन में ठीक मोस्टली इनकी जो ब्लड सप्लाई है ये रिटेन हो जाती है बाद में। एक दफा हुआ, बाद में दोबारा फिर ये गेन कर अच्छा लेते हैं, तो इसलिए ये अपनी दोबारा सारी चीजें वापस गेन कर लेते हैं। तो ये इनका अच्छा है प्रोग्नोसिस। ठीक। ज़का भाई ये केस भी आप ले लें। अच्छा एक्सरे ये स्पाइन है, उसी तरह लेटरल व्यू है, और ये दिस इज लंबर वर्टिब्रल कोलैप्स है, फ्लैटिंग ऑफ द लंबर वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा प्लेना है मोस्ट लाइकली। ये लंबर ही लग रहा है जी। और रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज अपीयर अनरिमार्केबल। दिस सिंगल वर्टिब्रा इज फ्लैटेंड कोलैप्स मोस्ट लाइकली, ये वर्टिब्रा प्लेना है। तो एज अगर वो हो तो ये मोस्टली इसको क्या कहते हैं LCH में हम डालेंगे ना, जी जी लैंगरहांस सेल हिस्टोसाइटोसिस में ना, यस ये वर्टिब्रा प्लेना में मिल रहा है। मेरा रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रा अपीयर नॉर्मल है। और ठीक नेक्स्ट हम ठीक, इसका एक्सीलेंट MR भी ज़का करवा भाई, सकते हैं, वेरी गुड। CT भी करवा सकते हैं। यस यस। इसमें ना ज़का भाई जब भी वर्टिब्रा प्लेना आपको मिल गया ना, तो इसके जी नेक्स्ट जो है ना 2 बातें जरूर बतानी है। जी जल्दी से बोलना है, इफ द पेशेंट इज चाइल्ड, ठीक है, तो माय डायग्नोसिस इज इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा, ठीक है। ग्रेनुलो LCH की बजाय अगर हम इओसिनोफिलिक कहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर टर्म है, क्योंकि ठीक। इओसिनोफिलिक में सिर्फ एक ही बोन इन्वॉल्व होती है ना, क्योंकि और बोन इसमें नजर जी नहीं आ रही, सिर्फ एक ही वर्टिब्रा है। तो इओसिनोफिलिक जी ग्रैनुलोमा, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही। सेकंड पॉइंट आपने हम्म। बोलना है कि अगर वो कहें कि हाँ, वो आप बच्चों कह के फिर अगर चुप कर दिया तो वो ये कह सकते हैं कि अगर अडल्ट पेशेंट है देन, तो आपने कहना है कि इफ द पेशेंट इज अडल्ट देन माय टॉप मोस्ट डिफरेंशियल हम्म। विल बी मल्टीपल माइलोमा। वैसे तो इसका मेट भी है, इसके DD में लिम्फोमा भी है। एक मिनट जी, ठीक है। तो इसके मल्टीपल इसके म्यूट DD कर में, लेकिन दीजिएगा। ये 2 पॉइंट जो है ना, इओसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा इन चाइल्ड, मल्टीपल माइलोमा इन अडल्ट, ये जो कह लेंगे इस जी केस की जान जो है ना वो इन्हीं 2 वर्ड्स में, आइडेंटिटी। ठीक है। फर्दर फिर वर्कअप हम इसी की बेस पे ठीक दोनों में करवाएंगे, बिल्कुल ठीक है। चलिए, एक्सीलेंट ज़का भाई, ठीक थैंक यू। ठीक थैंक यू शुक्रिया जी। डॉक्टर शुमाइला मैडम ये केस आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, I'm provided with X-ray lower limb, including femur, knee joint, and tibia and fibula, lateral view. Here I can appreciate that exuberant periosteal erection is appreciated in the tibia and visualized femur. No cortical break is appreciated. No lytic or sclerotic lesion could be seen. Soft tissue appears normal.
no calcific density lesions are seen around the bone or in the soft tissue. So considering the finding, if the child is infant, my provisional diagnosis is Keffi's disease. And differential जो है इसके लिए osteomyelitis हो सकता है, syphilis हो सकता है, और जो है वो dermoperiostitis. सिफिलिस क्यों मैडम? नहीं चले, सिफिलिस में भी सर पेरियोस्टल रिएक्शन आता है उसके अंदर भी इस तरह से, लेकिन वो थोड़ा सीरियस स्टॉक अपीयरेंस आती है उसके अंदर। इसमें मैडम देखें कि डायफिसिस ही ओनली इन्वॉल्व हो रहा है। जी ओनली ठीक है, उसमें जो है पेरियोस्टियल रिएक्शन है। कैफीज आएगा और पेरियोस्टाइटिस आएगा। हाइपर वो जो है बाकी बच्चों में तो नहीं होती, वो HPOA वो थोड़ी बड़ी एज में होती है। हाँ, ये वो जो आप कह रहे हैं सिफिलिस भी वो तो एपिफिशियल होता है, तो एपिफिसिस तो इसमें बड़ा अच्छा है। तो हर वो चीज जो एपिफिसिस मेटाफिसिस को इन्वॉल्व करती वो इसमें रूल आउट हो गई। डॉक्टर नहीं, इसके डिफरेंशियल में ना रिकेट्स भी आएगा, जब वो सटन में लिखा है, लेकिन वो मेटाफिसिस को इन्वॉल्व करेगा, उसमें डायफिसिस मैडम मैं यही बात कर रहा हूँ कि डिफरेंशियल में तो वही चीज ही लाई जाती है ना, कि जो हम दो चीजों में जिसमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाए। ठीक है सर समझ आ गई सर। ठीक है, कैफीज हो जाएगी इसके अंदर और पेरियोस्टाइटिस। जी, मेरा मतलब कहने का डॉक्टर शमाइला यही है कि ये हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वो जब एक चीज वैसी अपीयरेंस नहीं दे रही तो फिर हम उसके डीडी में चीज रख देते हैं। मेरा ख्याल रखनी नहीं चाहिए। अगर वो पूछे तो फिर हमें बताना सर। और थायराइड एक्टोपैथी भी, थायराइड एक्टोपैथी आएगी इसके अंदर, इन बोन्स को इन्वॉल्व करती है वो? बच्चों में नहीं। थायराइड का कब देखा जाता है थायराइड का मैडम? थायराइड एक्टोपैथी जो होती है वो तो कार्पल बोन्स में बच्चों में नहीं होता ना मैडम, बच्चों में नहीं होता। बच्चों में नहीं होता। और ठीक है, बस फिर ये दो ही ज्यादा इसकी डिटेल्स में आएंगी। इसका क्लिनिकली क्या मैडम ट्राइएड होता है? सर किसका? इसका मैडम कैफे डिजीज का। कैफे डिजीज का सर ये तो इन्फेंट होगा, और यस बाकी सर ये पेरियोस्टल रिएक्शन होगा, और सर तीसरी बात नहीं है मुझे याद। इरिटेबल होता है ना बच्चा, क्लिनिकली मैं पूछ रहा हूँ। ट्राइएड इरिटेबल होगा, फीवर होगा, ठीक है, और इन्फेंट होगा, लेस देन 6 मंथ में ये होता है। अच्छा, एक होता है CRMO, उसमें और इसमें क्या फर्क है डॉक्टर शमाइला? क्रॉनिक रिकरेंट मल्टीफोकल ओस्टियोमाइलाइटिस। ओके सर, वो तो मतलब ओस्टियोमाइलाइटिस की सीक्वल ही है ना, और ये जो है ये बच्चों में ये डिफरेंट चीज है। ये इडियोपैथिक है और ये ठीक हो जाती है खुद से। ये CRMO भी ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें एज का फर्क है। ये लेस देन 6 जी, ये जो है ना कैफे मैडम लेस देन 6 मंथ पे होता है, और CRMO तकरीबन 15 ईयर पे होता है, लेकिन और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज। अच्छा, CRMO भी खुद से ठीक हो जाता है? यस यस यस, वो नॉन सेप्टिक होता है ना बोन की ओस्टियोमाइलाइटिस। तो मल्टीपल जॉइंट्स, कभी एक जॉइंट में पेन, फिर कभी दूसरे में, उसमें भी बच्चे इरिटेबल होते हैं, फीवर होता है, ठीक है, पेरियोस्टियल रिएक्शन होता है। तो सर ये भी इसकी डिफरेंशियल में आएगा? कुछ लोग तो यही कहते हैं कि नहीं, डिफरेंशियल में इसलिए नहीं आएगा कि क्योंकि ये अब एज नहीं है ना वो वाली, तो इसलिए जस्ट बता रहा हूँ। दोनों का मेन पीछे फोकस एक ही है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन पे इन दोनों को हमने देखना है, ठीक है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इनमें कोई फर्क नहीं है, बस एक 6 मंथ पे ये होती है और एक 15 साल पे होता है, बस चीज एक ही है दोनों, ठीक है। इसको जरा प्लीज आप देख। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम इस पे क्लियर कैसे करेंगे? कैफे डिजीज में कौन सी डॉक्टर शमाइला एक बोन देखनी होती है जो कि हमें बता देगी कि ये कैफे डिजीज है? सर नहीं पता। अब देखें, मैंडिबल। हाँ जी,
मैंडिबल बोन की पेरियोस्टियल रिएक्शन होता है। और साथ में ये देखें कि साथ में कैसे अच्छा इसमें ना डॉक्टर शमाइला, ये वाला जो इमेज लगाने का मकसद ये था कि बच्चे जो है ना, इसमें सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग बहुत होती है साथ में। ये देखें कैसे उसकी लेग सूजन हुई हुई है। ये इसका एक टिपिकल एक क्लिनिकली इसका फीचर है। अगर बच्चा लेस देन 6 मंथ पे हो और उसकी टांगों में ऐसे सूजन हो जाए, बच्चा फीवर हो, इरिटेबल हो, तो फिर ये चीज हमें जरूर, और एक्सरे के ऊपर आपको अगर एक पेरियोस्टियल रिएक्शन, थिक पेरियोस्टियल डायफिजियल पेरियोस्टियल रिएक्शन आए तो फिर हमने इसके ऊपर सोचना है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसने खुद ही ठीक हो जाना है कुछ दिन बाद, और इसकी काज का भी कोई पता नहीं है कि ये क्यों है। ठीक है जी, एक्सीलेंट मैडम। सर इडियोपैथिक। यस यस यस, थैंक यू सर। डॉक्टर अंबर, जी सर। ये केस आप ले लें मैडम। I am provided with X-ray knee joint predominantly involving the femur, frontal and lateral projection, in which I can appreciate a ill-defined lesion with wide zone of transition involving the distal diaphysis of the femur with associated soft tissue thickening. On the lateral view, I can appreciate calcification predominantly of ring and arc type. I can also appreciate sclerosis. Based on these findings, however, I cannot appreciate any other scap lesion within the provided images. I would like to compare with the contralateral, and based on these findings, my differential would include an aggressive lesion. Topmost would be chondrosarcoma. Other possibility of osteosarcoma. Next, I would like to see the MRI. ओके डॉक्टर अंबर, वेरी गुड मैडम। आप मैडम इसमें देखें कि पहली बात यह है कि मैडम जो इन कॉन्ड्रोसार्कोमा होगा ना, उसमें रिंग एंड आर्क कैल्सिफिकेशन होती है। क्या वो इतनी क्लाउडी शेप होती है? क्या उसमें इतना क्लाउडीपन होता है जितना इसमें आ रहा है? वो तो बेसिकली कॉन्ड्रोसाइट होती है। हाँ जी, वो रिंग एंड आर्क, ये तो क्लाउड शेप है। ये तो बिल्कुल जिस तरह वाइटेस्ट बोन से भी ज्यादा इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई है। वो तो कभी भी इतना क्लाउडपन उसमें इतनी वाइट नहीं आएगा, वो रिंग एंड आर्क कैल्सिफिकेशन। तो हम फिर इसको ट्यूमरल कैल्सिनोसिस बना रहे हैं? नो नो नो, फिर ओस्टियोसार्कोमा। जी जी, ओस्टियोसार्कोमा। आप देखें ना, बोन ज्यादा वाइट हो गई है, बोन में क्लाउडी शेप जो है वो कैल्सिफिकेशन है। और इसमें जो कॉडमैन्स ट्रायंगल भी इसमें नजर आ रहा है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ठीक है। और वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन है, डिस्टल एंड ऑफ द फीमर है, ठीक है। और कार्टिकल ब्रेक है, फर्दर इसमें सॉफ्ट टिश्यू में ये सारा मैच चला गया है, ठीक है। अच्छा एक चीज और नोट करें, ये क्या चीज है डॉक्टर अंबर? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या नॉर्मली तौर पे भी कंडाइल इतना वाइडन और एक्सपैंड होता है? नजर आ रहा है ना? ये थोड़ा ज्यादा और ही है। हाँ जी, ये लेकिन ज्यादा ये है। थोड़ा और इसमें ज्यादा आप है। देखें कि ये बीच में सेंटर में आप लूस थिक ट्रेबुलेशन भी नजर आ रही है, और ये दोनों साइड पे है ज्यादा हुआ हुआ। जी, तो फिर क्या जहन में आ रहा है कि कौन सा ऐसा यानी ये प्राइमरी प्रोसेस था? पेजेट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इसमें पेजेट डिजीज का ये केस है मैडम, और उसके ऊपर सेकेंडरी जो ओस्टियोसार्कोमा बन गया है। अच्छा, ये जो पेजेट डिजीज के साथ ओस्टियोसार्कोमा होते हैं ना, वो ज्यादा अग्रेसिव नेचर के होते हैं। ये होम टेकिंग पॉइंट इसमें ये है, ठीक है। अच्छा मैडम, क्या फेबुला को पेजेट्स इन्वॉल्व कर सकता है? कर सकता कर सकते हैं यूजुअली, या रेयर है ये? सर? नहीं, रेयर है।
वेरी रेयर है, ठीक है। अच्छा, ये जो मार्क किया है ना, ये इसको मैंने भी देखा था, ये मुझे लगता है कि ये कोई हैंड है, ये हैंड से किसी ने ना, इस किसी का हैंड आ गया। अगर आप गौर करें तो ये देखें कि ये बोन रेडियस अल्लाह है और फिर ये हैंड्स की बोन बन रही है, ठीक है। तो ये हैंड का साथ में एक्सरे आ गया है, तो उसको इसके साथ कंफ्यूज ना करें। अच्छा सर, यानी कि ये जो क्लाउडी हमारा मैट्रिक्स है ये ऑस्टियोइड को फेवर करता है। यस यस मैम, यस यस। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल मैंने और पूछना था, जो आपने एक एक्सरे लगाया ना नी का, जिसमें आपने हमें वो दिखाया ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस। हाँ सर मुझे ना एग्जाम में एमएसके के टेबल पे बिल्कुल ऐसा ही केस था, लेकिन उसमें ये ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसिकेंस नहीं था। ये जो टिबियल स्पाइन्स है बिल्कुल इसके नीचे एक वेवी फ्रैक्चर लाइन थी, लेकिन डिस्प्लेस्ड कोई फ्रैक्चर नहीं था। ओके, तो मे बी तो वो उसको फ्रैक्चर ना हो। सर, वो मैंने उसको तो यही बताया था कि ये नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है। उसने पूछा इसका नाम क्या है, कुछ पता है किसी को तो बता वो दें प्लीज, मुझे एसीएल नहीं का, पता। एसीएल के फुट प्लेट, फुट जो है ना, एसीएल का जो फुट प्लेट होता है, ये जो टीबियल स्पाइक पे, उसका एवर्जन फ्रैक्चर था। अच्छा ठीक है। एसीएल जहां अटैच होता है ना इंटीरियरली ऑन द टीबियल जो स्पाइन पे, इधर इसका वो फुट प्लेट जो है ना, वो एवर्जन इंजरी थी उसकी। सर जो पेस पे उन्होंने फ्रैक्चर दिखाया था एक, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे। यही था वो, और फिर उसको दूसरे व्यू पे भी दिखाया था। और उसके साथ एसीएल की इंजरी होती है ना, एसीएल उसके साथ जो है ना उड़ जाता है। जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू, फिर प्लेटो शुक्रिया। फ्रैक्चर की कैसे है इसकी? टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर। मैडम टीबियल स्पाइन पे दिखाया था उन्होंने आपको, टीबियल प्लेटो पे? ये जिधर ये मार्क किया था, ये जिधर अभी मार्क किया था स्पाइन्स के बिल्कुल नीचे, ओके इसी ओके, तरह सही ही सही फ्रैक्चर था। सही, वो तो एवल्जन। लेकिन उन्होंने मुझे कोई लैटरल नहीं दिखाया था, कोई हिस्ट्री नहीं दी थी, सिर्फ उसने मुझे यही दिखाया था। जब मैंने उसको कहा था ये नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर लाइन है, तो फिर उन्होंने बस फिल्म उतार ली थी। लेकिन उन्होंने मुझसे नाम पूछा था तो मुझे नाम नहीं आता था। अच्छा, ये जो नॉर्मल वेरिएंट होते हैं ना, इनका भी एक्सरे लगा देते हैं एग्जाम में। जी ये सर, सही आप कह रहे हैं आप। कहें कि कोई डिजीज ही होगी, पैथोलॉजी होगी। मुझे इस दफा वो एमएसके में डॉक्टर अनीस ने, एक फेबिला होता है, फेबिला, पोस्टीरियर रिस्पेक्ट जी ऑफ सर, नी पे छोटा सी एक एडिशनल कैल्सिफाइड। होती है। यस, वो फेबिला का फर्स्ट एक्सरे मुझे उन्होंने फेबिला का दिखाया। हालांकि वो उसका कुछ भी नहीं होता, वो एक बिनाइन सी सीसामाइड बोन होती है, और वो उन्होंने मुझे उस पे, तो बार ये भी चीजें जहन में होनी चाहिए कि कोई ओसैक्रोमियम और इस तरह की चीजें भी वो ला सकते हैं। तो ये जहन में ना रखें कि सिर्फ पैथोलॉजी होगी तो मैं इसको। जी सर, जी जी। थैंक डॉक्टर असलम सर, ये केस आप ले लें। City of the left femur, coronal image, and there is calcific density noted anteriorly in the muscular compartment. The bone, नहीं भाई, इसके और कोई इमेज नहीं है। नहीं, बस यही इमेज है असलम भाई। इसकी मसल्स जो है ना, इस मसल्स में कोई एब्नॉर्मेलिटी नहीं है, और फीमर की थोड़ी सी हाइपर स्क्लेरोटिक है, और प्रॉक्सिमल मेटाडाइपिजियल रीजन इसका स्क्लेरोटिक है, और लैस ऑफ कार्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन है।
एक ये कार्टिक, हाँ, ये नेल डाला हुआ है इसमें डॉक्टर नईम साहब? नो नो सर, नो ये जो ल्यूसेंट लाइन आ रही है मेडलरी रीजन में से, नो। ये जो, हाँ, जिस पे आपने ये, यस। फिर ये जो है ना, ये सर जो है ना, ये सिटी पे जो है ना, इसका मेडलरी जो है ना, ओस्टियोमाइलाइटिस, इसकी जो है ना परम्यूटिव लीजन है। और ठीक है, ठीक है। ये असलम भाई, ये जो है ना, ये टिपिकल ब्लेड ऑफ ग्रास अपीयरेंस दे रहा है। अच्छा अच्छा, वो ठीक है, ठीक है। यस, पेजेट्स और का, यस यस, और देखें कि बोन एक्सपेंड हो गई है यहाँ पे, डिस्टल मेटाडायाफिजल एक्सपेंड है, थिक कॉर्टेक्स है, और इसमें टिपिकल ब्लेड ऑफ ग्रास अपीयरेंस है। अच्छा, ब्लेड ऑफ ग्रास अपीयरेंस से रिलेटेड जो होम टेकिंग पॉइंट है वो ये है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ब्लेड ऑफ ग्रास सेंटर से बनना शुरू हो यहाँ से और पेरिफेरी की तरफ जाए, या सेंटर से बन के प्रोक्सिमल जाए। ठीक है, ये हमेशा या तो डिस्टली शुरू होगा, डिस्टल मीटाफेसिस से, या फिर प्रोक्सिमल मीटाफेसिस से, और हमेशा शेफ्ट की तरफ जाएगा, हमेशा शेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर एक लीजन है और वो लिटिक लीजन है और वो शेफ्ट के सेंटर में पड़ी हुई है, डायाफेसिस के सेंटर में पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो कभी भी ब्लेड ऑफ ग्रास नहीं हो सकता। तो ब्लेड ऑफ ग्रास ने हमेशा या प्रोक्सिमल से शुरू होकर डिस्टल की तरफ जाना है, या डिस्टल से शुरू होकर प्रोक्सिमल की तरफ आना है। ठीक है, तो ये एक होम टेकिंग पॉइंट है इसमें। सर, और ये जो ब्लेड ऑफ ग्रास होता है, इसमें बेसिकली जो कॉर्टेक्स होती है उसकी थिकनिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से मिडुलरी कैविटी जो होती है वो ये जो मैडम नैरो पेजर्स हो रही होता है ना, होती है। ये जो पेजर्स होता है ना मैडम, उसमें 3 चीजें हमने याद रखनी होती हैं हमेशा। उसमें नंबर 1 जो है ना, कॉर्टेक्स की थिकनिंग हो जाती है, कॉर्टेक्स की थिकनिंग होती है। ठीक है, नंबर 2 में मैडम हमने कोर्स ट्रेबिकुला हो जाते हैं साथ में, और नंबर 3 में बोन भी साथ में एक्सपैंड हो रही होती है। ठीक है, तो अब आप इसमें तीनों चीजें अप्लाई कर लें। कॉर्टेक्स भी थिक है मैडम, सेंटर में आप देखें कि ये ट्रेबिकुलेशन थिक कोर्स ट्रेबिकुलेशन आ रही है, और ओवरऑल बोन भी ग्रॉसली इनलार्ज कर गई है। ठीक है, एक्सपेंड कर गई। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं जहन में। और फेबुला एक ऐसी बोन है कि जिसको बहुत रेयर जो पेजर डिजीज है, ये सिंगल बोन है जिसमें पेजर डिजीज बहुत रेयरली जाता है। तो पहले तो ये इसका कंसेप्ट था कि जाता ही नहीं है, तो अब कुछ केसेस देखे गए हैं कि जिसमें फेबुला भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। और सर प्रीवियस डॉक्टर, केस जरा कीजिएगा, एक चीज पूछना थी उसमें। जी जी सर। सर इसमें ऐसे मतलब कंफ्यूज हो रहे थे कि जैसे ये पार्शियल वॉल्यूमिंग है कि पूरा फीमर नहीं आया, तो ये शायद उसकी मैरो कैविटी इस तरह की शो हो रही है। एक तो सर ये कंफ्यूजन थी। दूसरा सर ये जो इसमें कैल्सिफिकेशन आ रही है एपोफिसिस पे जो ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास है, और फेमरल हेड के मीडियली आ रही है, तो सर इससे लगता है जैसे ये वो पैकीडर्मेटोमायोसाइटिस, एवल्जेंट टाइप लग रहा था। एवल्जन टाइप या पैकीडर्मेटोमायोसाइटिस का केस ना हो। ओके ओके, लेकिन बहरहाल मैंने तो ये आपको पेजर्स नहीं ही नहीं सर, मैं दिखाया तो है। नहीं सर, वो आपकी बात ठीक, मैं सिर्फ अपनी वो जी क्वेरी जी जी थी जी कि जी उसको किस तरह से। जी 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 वकार, जी जी। डॉक्टर जरमीना मैडम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। सर वो जो पीछे वाला केस था ना, उसमें बेसिकली लिटिक फेज ऑफ द पेजिट्स दिखाई हुई है ना, जो उसमें पेजिट की डिफरेंट फेजेस होती हैं। तो जो ब्लेड जी ऑफ ग्रास साइन होता है ना, वो लिटिक फेज ऑफ पेजिट में आ रहा होता है। तो ये जो नीचे बन रहा है सारा डायाफिसिस में, और ऊपर एक ल्यूसेंसी लिटिक लियन आ रहा है इलोंगेटेड सा, जो कि टुवर्ड्स दी मेटाफिसिस पॉइंट कर रहा है, जो सर आपने बताया टिपिकल ब्लेड ऑफ ग्रास साइन है। तो ये लिटिक आपका फेज, मैडम, ये पार्शियल वॉल्यूम नहीं है, ये लिटिक
लीजन आ रहा है कॉर्टेक्स के अंदर। ये तो अब मैडम स्क्लेरोटिक भी हो गया ना। जी सर, वो कॉर्टेक्स इसकी थिक हो गई, मिक्स्ड हो गया ना, लेटिक मिक्स्ड भी पहला हो होता सकता है जी, बिल्कुल। लेटिक पहले होता है, फिर स्क्लेरोटिक होता है और फिर मिक्स्ड होता है ना। जी सर। लेटिक ऑस्टियोब्लास्टिक ऑस्टियोब्लास्टिक मेरे ख्याल में कुछ ऐसे। जी डॉक्टर ज़मीना मैडम। This is X-ray pelvis frontal projection of skeletally mature patient showing bony expansion of the left iliac bone with coarse trabeculation. Also, it is involving the acetabulum and femoral head. This sclerotic lesion is also extending up to the pubic bone, up to the inferior pubic ramus. Left-sided sacroiliac joint is also not appreciated clearly. Sir, this is mixed lytic sclerotic lesion, predominantly sclerotic lesion in the left iliac bone and extending up to the pubic bone and femoral head associated with coarse trabeculation. Sir, ये Paget's हो सकता है? यस मैडम, ये पेजेट ही है, ये पेजेट ही है मैडम। मैडम इस केस में जो मैंने जो होम टेकिंग पॉइंट है वो इस केस में वो दो बातें हैं। नंबर 1 जो वो ये है मैडम कि जब कभी भी, एक तो ये बात कि पेजर्स मोस्ट ऑफ द टाइम पेजर्स पेल्विक बोन को इन्वॉल्व करता है। सब बोन से ज्यादा जो बोन इन्वॉल्व होती है वो पेल्विक बोन है, नंबर 1। नंबर 2 मैडम, जब भी आपने देखना है पेल्विक बोन में पेजर्स तो आइलियोपेक्टिनल लाइन हमेशा देखनी है, आइलियोपेक्टिनल लाइन लाजमी देखनी है। आप देखें मैडम, राइट साइड वाली आइलियोपेक्टिकल लाइन और लेफ्ट साइड वाली आइलियोपेक्टिनल लाइन, ये आइलियोपेक्टिनल लाइंस को लाजमी इन्वॉल्व करता है पेल्विस में, नंबर 1। नंबर 2 मैडम, ये जॉइंट से होके फीमर को भी साथ में अटैच अपनी गिरफ्त में ले आता है, पकड़ लेता है कि ये थ्रू द जॉइंट आगे बोन्स को भी, उससे नेक्स्ट जो बोन उसके साथ अटैच हो रही है उसको भी साथ में ये इन्वॉल्व करता है। तो ये 2 से 3 बातें थी। अब देखें, गौर से देखें तो आइलियोपेक्टिनल लाइन जो लेफ्ट साइड पे वो आपको थिक नजर आ रही होगी। जी सर। सर इसकी डीडी में हम ऑस्टियोब्लास्टिक मैट्स रख सकते हैं फ्रॉम द, जी रख अगर सकते ये मेल पेशेंट है तो रख सकते प्रोस्टेट हैं के और ब्रेस्ट जी के। जी रख सकते हैं, लेकिन वो जो मेट्स होंगे मैडम वो फिर डिफ्यूजली हर जगह ही जाते हैं ना, तो वो राइट साइड पे भी होंगे। और ये एक पॉइंट है। और दूसरा ये मैडम कि आइलियोपेक्टिनल लाइन उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है जी सर। जी। और तीसरा ये कि इस तरह एक्सपेंशन नहीं होगी बोन की उसमें, बोनी एक्सपेंशन। जी सर। जी। और चौथा ये कि मेट में मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में आपको लिटिक लीजन्स, आपको कार्टिकल ब्रेक और सॉफ्ट टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट, पेरिओस्टियल रिएक्शन वो भी साथ में मिलेगा। जी सर। मैडम ये केस भी आप ले लें। This is X-ray bilateral feet of a patient. There is sclerosis and destruction of the ये navicular bone है शायद। जी जी जी। Navicular bone. There is sclerosis of the navicular bone is noted. Right navicular bone is noted. ये लेफ्ट फुट है ये लेफ्ट है जी। तो इसका क्या एपोनिम बना मैडम? सर कोहलर, कोहलर होते हैं। हाँ एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मैडम, एक्सीलेंट। ये लास्ट केस है और मैडम ये भी आप ही ले लें। X-ray bilateral knee frontal projection of skeletally mature patient showing sheet-like lucencies with shell-like calcifications involving the medullary cavity of the bilateral femur and distal femur and proximal tibia.
joint space appears normal or visualized bones of the visualized femoral condyle and tibia appears, tibial condyles appear normal, no evidence of any periosteal reaction or any fracture line, soft tissue appears normal. Most likely this is सर मेडुलरी इन्फार्क्ट जो होते हैं उनको पता नहीं क्या कहते थे, ऑस्टियोनेक्रोसिस शायद। जी जी, वेरी गुड। सर ये मेडुलरी कैविटी के अंदर शीट लाइक ल्यूसेंसीज और शेल लाइक कैल्सिफिकेशंस हैं जो मेडुलरी इन्फार्क्ट्स को शो करती हैं। तो अगर मैडम मैं ये कहूँ कि ये जो पेशेंट है ये सी डाइवर्स है, सर उनमें वो केशन डिजीज उनमें भी सर यही इन्फार्क्ट्स ही हो जाते हैं। अब एग्जैक्टली मुझे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्यों हो जाते हैं मैडम? सर वो पूरा फिनोमिनन तो नहीं पता, लेकिन चलें ये लास्ट वो जो एयर बबल्स हैं वो चले जाते हैं। यस, 1 मिनट मुझे दें, मैं ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने ये मुझे नहीं पता था तो मैंने इसे देखा और फिर मैं शेयर करता हूँ। जस्ट 1 मिनट में इंशाल्लाह मैं आपको। ये नाइट्रोजन जो होता है मेरे ख्याल में वो रिलीज होता है। जी बिल्कुल, ये ऐसा होता है कि जब भी आप सी लेवल पे होते हैं ना, ये मोस्टली पहली बात तो ये कि ये कैसन जो होता है ना, कैसन क्या होता है, ये एक बेसिकली एक डब्बा होता है कहने, ठीक है, बॉक्स की तरह का एक ऐसा चीज होती है कि जिसके अंदर लोग बैठ जाते हैं, और ये जो डब्बा है ये समुंदर के नीचे वाले हिस्से में, नीचे जो आप कह लें कि उसकी जो तह है उस उधर लेके चले जाते हैं इसे, और वहां पे कोई अगर कोई काम करना है या कोई अंदर कंस्ट्रक्शन करनी है तो लोग वो जितने मजदूर हैं या वो सारे उधर ही रहते हैं उस डब्बे में। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि सी लेवल के ऊपर जो एटमॉस्फेयर की प्रेशर होता है वो 0 होता है, 0 ATM होता है ना सी लेवल के ऊपर। तो होता क्या है कि सी लेवल से जो ही आप डीप सी जाते हैं, डीप सी जैसे कि सी डाइवर बड़ी जल्दी से ऊपर से छलांग लगाते हैं और यकदम नीचे चले जाते हैं, तो होता क्या है जो कि प्रेशर जो है ना, ये जो डीप सी है वहां पे क्योंकि बाहर वाटर का भी प्रेशर है तो प्रेशर बहुत ज्यादा रेज कर जाता है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत पड़ जाता है उस जगह पे। एक बात, दूसरी बात ये कि जब आप डीप सी में होते हैं ना, डीप सी में, तो वहां पे जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना गैसी, जो उसमें से 80% जो गैस होती है ना वो नाइट्रोजन होती है, वो नाइट्रोजन होती है, ठीक है। होना तो ये चाहिए कि आप नीचे गए हैं, छलांग लगा दी आपने, आप डीप सी में गए हैं, ठीक है, और फिर आपको आस्ता आस्ता ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो जब आप आस्ता आस्ता ऊपर आते हैं तो यही जो नाइट्रोजन जो आपके टिश्यू में चली गई होती है, ये आराम आराम से टिश्यू से ब्लड में आती है, ब्लड से निकल के फिर आपके लंग्स में आती है और फिर बाहर निकल जाती है, ठीक है। लेकिन होता नहीं है, होता क्या है कि कुछ लोग बड़ी जल्दी से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन टिश्यू में गई हुई होती है वो बबल्स की फॉर्म में वेसल्स के अंदर आ जाती है, वेसल्स के अंदर ठहर जाती है, कुछ टिश्यू में कुछ मसल्स में उसी नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो वो अब क्या है कि वो यकदम सडन एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने की वजह से वो ही नाइट्रोजन गैस अब लंग में नहीं आए बल्कि वेसल्स में, टिश्यू में बबल्स की फॉर्म में बैठ गई है, ठीक है। तो अब क्या है, जहां जहां आपकी ये वेसल्स में बबल चले जाएंगे वो अफेक्टेड एरियाज हो जाएंगे। मसलन अगर कोरोनरी आर्टरी में चले गए ये बबल तो इस्कीमिया, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है। अगर ब्रेन को जो वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं अगर उनमें चली गई तो सेंसरी मोटर लॉस होता है, ठीक है। और अगर यही जो ब्लड वेसल्स जो लंग्स में चली गई तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, ये होता है। और अगर ये बोन्स में चली जाए, ठीक है, बोन्स में ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करते हैं तो मल्टीपल इस तरह के आपको बोनी इन्फार्क्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। ये सब आर्टिकुलर लेवल से भी शुरू हो सकते हैं, ठीक है। साथ में क्योंकि ओस्टियोनेक्रोसिस है तो ये सारे का सारा सिक्वेस्ट्रम बनना शुरू हो जाता है, बोन बिल्कुल क्लैप्स हो जाती है, ठीक है ना। तो मतलब ये है
और फिर इसी तरह अगर आप यकदम अगर सी लेवल से अगर आप एरोप्लेन में चले जाएं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे भी चेंज होता है, वहां पे क्या कम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा था सी लेवल पे और ऊपर जाके कम हो गया, तो ये भी एक खतरा होता है कि सडन चेंज ऑफ प्रेशर हुआ और उससे भी ये तो बहरहाल ये जो है ना कैसन डिजीज, बेसिकली कैसन एक बॉक्स का नाम है जो कि समुंदर की तह में ले जाया जाता है और उसी से ये बबल्स बनते हैं। अगर तो क्या इसकी प्रिवेंशन क्या है कि बहुत आराम से ऊपर आया जाए, अगर आप नीचे गए हैं तो आराम से ऊपर आए ताकि आपके जो नाइट्रोजन है वो आस्ता आस्ता टिश्यू से बाहर आए, ब्लड में आए और लंग्स में आके बाहर निकल जाए, तो बहुत स्पीडी ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक बात, दूसरी बात यह कि फिर इसमें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं इसके ट्रीटमेंट में, तो बहरहाल प्रिवेंशन जो है वो होनी चाहिए, तो इसको कैसन डिजीज इसको कहते हैं, ठीक है। सर हाई चले। एल्टीट्यूड में भी ये ऑस्टियोनेक्रोसिस हो जाएगी? यस मैडम, जहां भी प्रेशर Barrel आपको trauma. नॉर्मल से चेंज होगा वो कम की तरफ हो या ज्यादा की तरफ हो, जहां भी ठीक है। प्रेशर अचानक से चेंज आएगा ना तो वहां पे ये चीज होगी आपको। ठीक है सर, थैंक यू। अब ठीक है इसमें ये हाइपोडेंस एरियाज जो हैं वो बबल्स हैं नाइट्रोजन या जो हाइपरडेंस है? बबल्स तो मैडम नहीं है, बबल्स ने ऑस्टियोनेक्रोसिस करवा दी है, बबल्स ने बोनी इन्फार्क्ट करवा दिए हैं मैडम, ये सारे बोनी Barrel trauma इन्फार्क्ट हो गया ना? जी। इसको डिस्बरिज्म भी कहते हैं, डिस्बरिज्म या कैसन डिजीज, ठीक है। तो ये सारे आपको इन्फार्क्ट मिल रहे हैं जो वाइटस्ट हैं, जो वाइटस, सर्पिजीनियस, स्क्लेरोटिक, ठीक है। अच्छा सर, जो आपने स्टेबल और अनस्टेबल के फ्रेगमेंट्स का क्राइटेरिया बताया, उसका कोई नाम भी है? नहीं, नाम नहीं है मैडम, जस्ट स्टेबल एंड अनस्टेबल एमआर के ऊपर हम देखते हैं। ठीक है, शुक्रिया सर। सर बहुत उसकी भी शुक्रिया। फिर आगे 4 स्टेजेस होती है ना ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस की? जी मैडम, वही जो फर्स्ट 2 स्टेजेस होती हैं वो स्टेबल होती हैं और 3 और 4 जो है वो अनस्टेबल होती हैं, उसमें सर्जरी करनी है। जी सर। चलें जी, केसेस खत्म हो गए, इंशाल्लाह फिर क्लास होगी। जज़ाकल्लाह डॉक्टर सर नईम, बहुत बहुत अच्छा सेशन था। की थी। अल्लाह वेलकम ब्लेस मैडम, यू। वेलकम थैंक मैडम, यू सो वेलकम मच सर। वेलकम Thank you, वेलकम sir. मैडम, वेलकम।